कर्नाटक में कांग्रेस की ये सामान्य जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं 60 के आसपास सीटें, कांग्रेस को मिल रही हैं 130 से ऊपर सीटें, यानी कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को डबल सीटें। और ये ना भूलें, भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल इन चुनावों में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हदों को पार कर दिया। सबसे बड़ी बात, धर्म के आधार वोट मांग लिया। इस मुद्दे पर उन पर पाबंदी भी लग सकती थी। याद कीजिए, शिवसेना के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, उन्होंने अपनी तरफ से एक भड़काऊ बयान दिया था, उन पर 6 साल की पाबंदी लगा दी गई थी। मैं उसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं कर रहा हूं, मगर प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का एक नहीं बल्कि 2-2 बार उल्लंघन किया। दिशा नंबर 1 और दिशा नंबर 3, इन दोनों दिशा निर्देशों का उन्होंने उल्लंघन किया। धर्म के नाम पर वोट मांगा, कहा कि बजरंग बली की जय कहिए और कमल पर मोहर लगाइए या बटन दबाइए। बड़ा प्रश्न यहां पर यह कि क्या यह नफरत की हार है? क्योंकि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता को अपना मॉडल पेश किया है। आज की तारीख में दोस्तों, यह तस्वीर वायरल हो रही है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। एक तस्वीर में जहां राहुल गांधी है, उनके हाथ में गदा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी के नीचे लिखा हुआ है बजरंग बली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीचे लिखा हुआ है बजरंग दल। प्रधानमंत्री को क्या लगता है, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री को लगता है कि धर्म के नाम पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि हर जगह की अपनी संवेदनशीलता होती है, हर जगह की अपनी खासियत होती है। कर्नाटक के कई क्षेत्रों में बजरंग दल, श्री राम सेने, विश्व हिंदू परिषद का खौफ रहा है। अगर हम तटीय कर्नाटक की तरफ जाएं और उस इलाके की बात करें, यह वो इलाका है दोस्तों जो आरएसएस की प्रयोगशाला रहा है। यानी कि वहां पहले से ही श्री राम सेने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की बड़े पैमाने में मौजूदगी है। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में कदम भी तटीय कर्नाटक से रखा था, कोस्टल कर्नाटक से रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल की बात करके और उसे बजरंग बली से जोड़कर कहीं ना कहीं यह सोच रहे थे कि उनका यह शगुफा काम आ जाएगा, मगर वो भूल गए कि बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आसमान का फर्क है। बजरंग दल एक ऐसी संस्था है जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है हिंसा का, दंगों में उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और कर्नाटक में उनकी भूमिका कई जगहों पर बहुत विवादास्पद रही है। श्री राम सेने, कौन भूल सकता है मुथालिक को और उनकी भूमिका को, किस तरह से शहरी इलाकों में वो लोगों को टारगेट करते हैं, जो लोग कैफे में जाते हैं उन्हें टारगेट करते हैं, वैलेंटाइंस डे पर लोगों को टारगेट करते हैं। क्योंकि ये ना भूलें, कर्नाटक सांस्कृतिक मायनों से ही नहीं बल्कि देश की आईटी हब है, आईटी का केंद्र है, सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। और उसकी फितरत को बदलने की कोशिश की जा रही थी एक लंबे अरसे से। अब आप कहेंगे लंबे अरसे से क्या मतलब? याद कीजिए, हिजाब विवाद, उसको जन्म यहीं कर्नाटक में दिया गया था। उसे बेवजह मुद्दा बनाया गया था, एक पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड इवेंट। याद कीजिए, युवाओं को बाकायदा पगड़ियां दे दी गई थी। वहां पर फोर्सेस काम कर रहे थे, ताकतें काम कर रही थी, युवाओं को पगड़ी दी जाती थी और उसके जरिए मुस्लिम लड़कियों पर निशाना साधा जाता था। यह सब प्रायोजित था और प्रायोजित इसलिए था कि भाजपा समझती थी कि 40% कमीशन का धब्बा का दाग उसके दामन पर है और उसे छुड़ाने का एक ही जरिया है कि हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करो, हिंदू मुस्लिम सियासत करो, हिजाब करो। और फिर जैसे ही कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर पाबंदी की बात आई तो बीजेपी को लगा यह तो मौका है। और मैं आपको बताऊं, इस मौके का फायदा भी भाजपा के छुटभैया नेता उठा सकते थे। यानी कि ईश्वरप्पा बोल सकते थे या जो स्थानीय नेता हैं वो बोल सकते थे। इसकी अगुवाई किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने की। हर रैली में जाकर बजरंग बली की जय, हर रैली में जाके ये कहना कि बजरंग बली का अपमान हो रहा है। नहीं, जमीन आसमान का फर्क है बजरंग बली और बजरंग दल के बीच में। प्रधानमंत्री ये बात भूल गए।
और ये इन्होंने दूसरी बार गलती की है। याद कीजिए पश्चिम बंगाल के चुनावों में किस तरह से वो ममता बनर्जी पर निशाना साधते थे, दीदी ओ दीदी करके। वो बात भी पश्चिम बंगाल के भद्रलोक को पसंद नहीं आई और नतीजा आपके सामने है। 2/3 से ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की थी। उसी तरह से कर्नाटक में जहां मुकाबला अमूमन बहुत करीबी रहता है, वहां पर अगर कांग्रेस को 136 135 सीटों से ऊपर मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश दे रही है। संदेश ये दिया जा रहा है कि नफरत पर लगाम लगाइए, जहर पर लगाम लगाइए। और यही नहीं, कर्नाटक की जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसे अपनी बहुत बड़ी ताकत समझती थी, उस पर भी वार किया। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये जनादेश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी था। 40% कमीशन सरकार, जिसका चेहरा बुम्मई थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान में उतरकर कहीं ना कहीं उस चीज को अपने ऊपर ले लिया। वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, उसे 85% कमीशन सरकार बताकर। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि कर्नाटक की जनता ने जवाब दे दिया। ये ना भूलें, प्रधानमंत्री वो शख्सियत हैं जिन्होंने न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा दिया था। ये ना भूलें, प्रधानमंत्री वो शख्सियत हैं जिन्होंने नारा दिया था न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर उनकी मौजूदगी में कर्नाटक में ये सब हो रहा था। याद कीजिए, भाजपा का वो कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने आत्महत्या कर ली थी। आरोप लगाया था ईश्वरप्पा पर। ईश्वरप्पा पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया। स्थानीय व्यापारियों ने भी खत लिखा था प्रधानमंत्री को, मगर प्रधानमंत्री ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मगर बात वहां रुक जाती तो ठीक थी। लिंगायत समुदाय के जो संत थे, एक मठ था, उन्होंने भी इस बात की शिकायत पिछले साल की थी कि भाजपा उनसे 30% कमीशन लेता है। यानी कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं बख्शा गया, व्यापारियों को नहीं बख्शा गया, और धर्म जिसके नाम पर वोट हासिल किए जाते हैं, उस धर्म को भी नहीं बख्शा गया। मठों से भी भाजपा की सरकार 30% कमीशन ले रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश थे।